नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल राजधानी क्लासेस भीलवाड़ा के अंदर। तो हम आज एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की जो हमारी जो कंपटीशन की है वो एग्रीकल्चर पार्ट से हम आज आपकी फर्स्ट क्लास लेके आए हैं एग्रोनॉमी की। ठीक है, उसके अंदर आज फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रोनॉमी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, यानी एग्रोनॉमी का एक सामान्य परिचय और उनका वर्गीकरण हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम पहले बात कर लेते हैं। ठीक है, तो हम फसलों उत्पादन का एक परिचय पढ़ते हैं। ठीक है, फसलों उत्पादन। फर्स्ट टॉपिक हमारा होगा फसलों उत्पादन का एक परिचय। इसमें हो गया फर्स्ट एग्रीकल्चर। कृषि। भारत हमारा एक कृषि प्रधान देश है, आप सभी को पता है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर जो है इसकी जो भारत की जो कुल जनसंख्या है उनका लगभग 58.4% जो है जनसंख्या का 58.4% हिस्सा कृषि करता है। ठीक है, अब यूं पढ़ लेंगे एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर एक लैटिन भाषा का, ठीक है, एग्रीकल्चर शब्द लैटिन भाषा का एक शब्द है। ठीक है, लैटिन भाषा। एग्रीकल्चर शब्द लैटिन भाषा का शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना होता है। ठीक है, दो शब्दों से मिलकर बना होता है। फर्स्ट क्या होगा? एगर प्लस कल्चरा। ठीक है, एग्री एगर प्लस कल्चरा या कल्चर। ठीक है, ये लैटिन भाषा का शब्द है, दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एगर प्लस कल्चर। ठीक है, यहां तक किसी को समझ में आया? ठीक। अब एगर का अर्थ होता है मृदा और कल्चर का अर्थ क्या होता है? खेती करना। ठीक है, मृदा हो गई, एगर का अर्थ होता है मृदा और कल्चर का अर्थ होता है कृषि या खेती करना, खेती खेती करना। ठीक है, फल उत्पादन का एक परिचय। एग्रीकल्चर लैटिन भाषा का शब्द है। ये लैटिन भाषा का एक शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एगर प्लस कल्चर। एगर का अर्थ होता है मृदा और कल्चर का अर्थ होता है खेती करना। ठीक है, हमने पढ़े एग्रीकल्चर एक लैटिन भाषा का शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एगर प्लस कल्चर से। ठीक है, इसका अर्थ हमने पढ़ा मृदा और खेती करना। ठीक है, उसके बाद में हम पढ़ेंगे फसल शास्त्र। क्या पढ़ेंगे? फसल शास्त्र। फसल शास्त्र के दो या यूं के दो, फसल विज्ञान या एग्रोनॉमी। ठीक है, फसल शास्त्र, फसल विज्ञान और एग्रोनॉमी। ठीक है, तो जैसा कि ये तीन नाम है, फसल शास्त्र, फसल विज्ञान और एग्रोनॉमी। तो हम पढ़ते हैं जो एग्रोनॉमी जो शब्द है। ठीक है, एग्रो इसकी जो उत्पत्ति हुई है ये ग्रीक शब्द है। क्या है?
ग्रीक भाषा से हुई है, यानी एग्रोनॉमी की उत्पत्ति है वो ग्रीक भाषा से हुई है। ठीक है, ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है, ग्रीक भाषा के दो शब्दों से। फर्स्ट में क्या होगा, ठीक है, यानी कि उत्पत्ति ग्रीक भाषा से मानी जाती है और ये दो शब्दों से मिलकर बनता है। एक तो होता है एग्रोस, दूसरा नोमस। ठीक है, क्या हो गया, एक तो हो गया एग्रोस और दूसरा हो गया नोमस। ठीक है, एग्रोस का अर्थ और नोमस ये बताता हूं। पहले यहां तक किसी को समझ में नहीं आया? एग्रोनॉमी दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एग्रोस प्लस नोमस, ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, एग्रोस का अर्थ होता है खेती और नोमस का अर्थ होता है प्रबंधन। इसका अर्थ होता है खेत और नोमस का अर्थ होता है प्रबंधन। ठीक है, यहां तक किसी को प्रॉब्लम हो तो बताओ। एग्रोनॉमी ग्रीक शब्द, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एग्रोस प्लस नोमस। एग्रोस का अर्थ होता है खेती करना और नोमस का अर्थ हो गया प्रबंधन। ठीक है, खेत का प्रबंधन करना क्या कहलाता है? फसल शास्त्र या फसल विज्ञान या एग्रोनॉमी कहलाता है। ठीक है, अब इसकी एक डेफिनेशन लिखो। एग्रोनॉमी टॉपिक डाल दो एक। ठीक है, एग्रोनॉमी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, एक बार वापस रिपीट करता हूं, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत फसलों तथा भूमि का वैज्ञानिक ढंग से इस प्रकार से सामंजस्य करना। ठीक है, यानी कॉम्बिनेशन, इस प्रकार से सामंजस्य स्थापित किया जाता है जिससे, ठीक है, जिसमें कि भूमि, ठीक है, जिसमें कि भूमि, श्रम और पूंजी, ठीक है, भूमि, श्रम और पूंजी की प्रत्येक इकाई से अधिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है। अधिक से अधिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, एक बार वापस बोल देता हूं। एग्रोनॉमी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत फसलों तथा भूमि का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन या वैज्ञानिक ढंग से इस प्रकार से सामंजस्य करना, वैज्ञानिक ढंग से इस प्रकार से सामंजस्य स्थापित करना जिसमें भूमि, श्रम और पूंजी की प्रत्येक इकाई से अधिक लाभ प्राप्त किया जा सके। ठीक है, अधिक से अधिक लाभ प्राप्त किया जा सके। ठीक है, ये तो हो गई हमारी एग्रोनॉमी की डेफिनेशन हो गई। ठीक है, उसके बाद में एक वैज्ञानिक हुए। ठीक है, फसल सार हमने एग्रोनॉमी की डेफिनेशन पढ़ ली। उसके बाद में एक वैज्ञानिक हुए पीटर डेकेसेन जी। क्या थे? पीटर डेकेसेन जी। एक वैज्ञानिक हुए पीटर डेकेसेन जी। इन्होंने क्या किया? सर्वप्रथम पीटर डेकेसेन जी द्वारा सर्वप्रथम 1200 30 से 1307। ठीक है, एक वैज्ञानिक हुए पीटर डेकेसेन जी। इनके द्वारा सर्वप्रथम 1230 से 1307 के मध्य
सस्य विज्ञान से संबंधित तथ्यों का, सस्य विज्ञान से संबंधित तथ्यों का एक अनेक लेखों का अध्ययन करके एक इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। ठीक, क्या लिखी थी? पुस्तक किसके द्वारा? पीटर डेकेसेन जी। ठीक है, इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी। उस पुस्तक का नाम ओप्यूस। ठीक है, उस जो पीटर डेकेसेन जी है उनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, ओप्यूस। ठीक है, तो वैज्ञानिक हुए पीटर डेकेसेन जी, उनके द्वारा 1230 से 1307 के अंदर अनेक लेखों का एक समावेश करके इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी, ओप्यूस रेवियम डेमोड्रम। ठीक है, डेमोड्रम पुस्तक लिखी थी। ठीक है, और पीटर डेकेसेन जी को मैं वो बता दूं, फादर ऑफ एग्रोनॉमी। फादर ऑफ एग्रोनॉमी पीटर डेकेसेन जी। सस्य विज्ञान के पितामह पीटर डेकेसेन जी को माना जाता है। इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, ओप्यूस। ठीक है, उस पुस्तक में इन्होंने क्या किया था, सस्य विज्ञान के जो विभिन्न तथ्य थे उनको मिलाकर एक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, इन्हें ही फादर ऑफ एग्रोनॉमी कहा जाता है। ठीक है, और ठीक है, यानी कि एग्रोनॉमी के पितामह तो हो गए डेकेसेन जी, और आधुनिक सस्य विज्ञान के पितामह ये थे जेंथ्रोटूल। ठीक है, यानी कि एग्रोनॉमी के पितामह तो हो गए पीटर डेकेसेन जी, और आधुनिक सस्य विज्ञान यानी आधुनिक एग्रोनॉमी के पितामह हो गए जेंथ्रोटूल। ठीक है, यहां तक किसी को समस्या हो तो बताओ। ठीक है, यह लिख लिया होगा उसके बाद में। ठीक है, यानी कि आधुनिक पिता। ठीक है, उसके बाद में फसल की परिभाषा। ठीक है, फसल होती क्या है? ठीक है, आप लिखो, भूमि को विशेष प्रकार से तैयार कर, भूमि को विशेष प्रकार से तैयार कर उगाए जाने वाले पौधों का, भूमि को विशेष प्रकार से तैयार कर उगाए जाने वाले ऐसे पौधों का समूह, या भूमि को तैयार करके उगाए जाने वाले पौधों का एक ऐसा समूह जिसके द्वारा किसी न किसी रूप से यानी कि एग्रोनॉमी के पितामह तो हो गए पीटर डेकेसेन जी, और आधुनिक सस्य विज्ञान यानी आधुनिक एग्रोनॉमी के पितामह हो गए जेंथ्रोटूल। ठीक है, यहां तक किसी को समस्या हो तो बताओ। ठीक है, यह लिख लिया होगा उसके बाद में। ठीक है, यानी कि आधुनिक पिता। ठीक है, उसके बाद में फसल की परिभाषा। ठीक है, फसल होती क्या है? ठीक है, आप लिखो, भूमि को विशेष प्रकार से तैयार कर, भूमि को विशेष प्रकार से तैयार कर उगाए जाने वाले पौधों का, भूमि को विशेष प्रकार से तैयार कर उगाए जाने वाले ऐसे पौधों का समूह, या भूमि को तैयार करके
उगाए जाने वाले पौधों का एक ऐसा समूह जिसके द्वारा किसी न किसी रूप से आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति होती हो। ठीक है, आर्थिक उपज प्राप्त होती हो। ठीक है, अब इसमें हमने पढ़ा कि पौधों का एक ऐसा समूह। ठीक है, जब तक कोई पौधों का एक समूह नहीं होगा, ठीक है, पौधों का समूह नहीं होगा तब तक वो एक फसल नहीं कहलाएगी। जब तक समूह नहीं है तब तक फसल नहीं कहलाएगी। जैसे कि हमने एक गमले लगा दिए, एक बगीची हो गई, ठीक है, हमारे घर के अंदर 15-20 पौधे लगा दिए। अगर हम उसको कृषि कहें या फसल कहें, ये गलत है, उसे हम फसल नहीं कह सकते। फसल जब तक उसका कोई आर्थिक महत्व किसी कारण हम उपज के लिए, यानी अपनी की आजीविका किसी आर्थिक उपज के लिए बाहर बो रहे हैं, और फसल उसे ही कहेंगे जिसका एक ही कुल हो, समान हो, एक ही किस्म हो, उसे हम कृषि व्यय कहेंगे। जब तक फसल या पौधों को, फसल को जब हम, जैसे गेहूं बोया हमने, कुछ थोड़ा बहुत गेहूं बो दिए, ठीक है, गेहूं एक पूरा एक समूह है, उसे हमें कृषि या मतलब फसल कहेंगे। ठीक है, उसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, फसल की एक परिभाषा लिख ली हमने। अब फसलों का वर्गीकरण पढ़ते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप, फसलों का वर्गीकरण। तो फसलों का वर्गीकरण अनेक प्रकार से, 7 प्रकार से। ठीक है, तो हम फर्स्ट पढ़ेंगे ऋतुओं के आधार पर। ठीक है, फसलों का वर्गीकरण। ऋतुओं के आधार पर। ठीक है, फसलों का वर्गीकरण फर्स्ट टॉपिक हमारा हो गया ऋतुओं के आधार पर। तो ऋतु पहले लिखो खरीफ, दूसरी लिखो रबी, तीसरी लिखो जायद। ठीक है, तो मुख्य रूप से हमारी जो ऋतुओं के आधार पर 3 प्रकार की होती है, खरीफ की फसलें, रबी की फसलें और जायद की फसलें। ठीक है, तो आप टॉपिक डालिए खरीफ की फसल। ठीक है, उसमें लिखिए हमारे देश में उत्पादन तथा क्षेत्रफल की दोनों की दृष्टि से, उत्पादन तथा क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से खरीफ की फसल का प्रथम स्थान है। ठीक है, इन फसलों की बुआई जून माह, इन फसलों की बुआई जून माह से जुलाई माह के मध्य की जाती है। ठीक है, यानी 15 जून से लेकर 15 जुलाई के मध्य, ठीक है, की जाती है बुआई। 15 जून से लेकर 15 जुलाई के मध्य की जाती है। इनके अंकुरण एवं वनस्पति वृद्धि के लिए 25 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान
की आवश्यकता है। यानी कि ये 25 से 35% मतलब डिग्री सेल्सियस तक तापमान सहन कर सकती है। अगर इससे कम हुआ और ज़्यादा हुआ तो भी फसल अंकुरण नहीं हो पाएगी। ठीक है, यानी कि ये इसका मैक्सिमम तापमान है अंकुरण के लिए। ठीक है, अब आप उदाहरण लिखिए खरीफ की फसल के। ठीक है, उदाहरण लिखो। सोयाबीन, कपास, अरहर, जवार, बाजरा, मक्का। ठीक है, ये खरीफ की फसलों के अंदर आते हैं। ठीक है, यहां तक उतार लिया होगा आपने। ठीक, उसके बाद में हम अगली ऋतु पढ़ते हैं। ठीक है, दूसरी ऋतु थी हमारी रबी की फसलें। रबी की फसलें, इसके अंदर आप देखो इन फसलों की बुआई अक्टूबर से नवंबर माह के बीच की जाती है। ठीक है, यानी रबी की फसलों की बुआई अक्टूबर माह से नवंबर माह के मध्य की जाती है, क्योंकि इनके अंकुरण के लिए ठंडी जलवायु, यानी रबी की फसलों के लिए अंकुरण के लिए ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है एवं अंकुरण के लिए 15 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त है। ठीक है, उदाहरण लिख लीजिए इनका। गेहूं, जौ, चना, सरसों, मटर, रिजका, मसूर, आलू। ठीक है, गन्ना, ये सब हो गई हमारी रबी की फसलें हो गई। ठीक है, इसके बाद में हमारा टॉपिक डालो जायद की फसलें। जायद की फसलें, इन फसलों की बुआई मध्य फरवरी से मध्य मार्च माह के बीच की जाती है। ठीक है, यानी जायद की फसलें की बुआई मध्य फरवरी से मध्य मार्च के माह में की जाती है। इनकी वृद्धि अधिक तापमान व प्रकाश पर भी हो सकती है। इनके अंकुरण के लिए
33 से 42 डिग्री सेल्सियस तक तापमान उपयुक्त है। ठीक है, यानी 42 डिग्री टेम्परेचर तक भी ये फसलें यानी जायद की फसलें सहन कर पाती है। ठीक है, यहां तो हो गया। आगे लिखो, ये फसलें लू व गर्म हवाएं सहन करने में सक्षम होती है। ठीक है, ये फसलें लू व गर्म हवाएं सहन करने में सक्षम होती है। चलो अब इनके उदाहरण लिख लो जायद की फसलों के। ठीक है, उदाहरण लिखो, मूंग, उड़द, जवार चरी, मक्का चरी, सूरजमुखी, कद्दू वर्गीय फसलें या कद्दू वर्गीय सब्जियां। ठीक है, ये हमारी जायद की फसलें यानी 3 ऋतुओं के आधार पर हमने पढ़ी थी। 3 खरीफ की फसलें जिनका जो बुआई है वो हम कब कर रहे थे, खरीफ, रबी और जायद। ठीक है, खरीफ की बुआई हम कर रहे थे कब, 15 जून से 15 जुलाई के मध्य खरीफ की फसल की हो गई। रबी की फसल अक्टूबर से नवंबर माह तक और जायद की मध्य फरवरी से मध्य मार्च के मध्य की जाती है। ठीक है, उसके बाद में हम पढ़ेंगे आर्थिक वर्गीकरण। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।